हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनेंगे जो काले रंग की चूड़ियाँ पहनती है और घर का सारा काम करती है और खेत में जाती है, भूकंप आ जाता है, ठीक है ना? तो ये कहानी से हम कालीबंगा सभ्यता को याद करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, ठीक है ना? आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में। हम सबको पता है दोस्तों कि लक्ष्य की बुक है, उसमें कोई भी कंपटीशन हो, चाहे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है और प्रत्येक टॉपर हमें लक्ष्य की बुक पढ़ने के लिए सलाह भी देते हैं। और इसीलिए हमने फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक शुरू कर रखी है पढ़नी, जिसको हम 10-15 मिनट डेली पढ़ते हैं और ट्रिकी मेथड से याद भी करते हैं लाइन टू लाइन। इस क्रम में पढ़ते हुए हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसको हमने मैप के साथ में, इमेज के साथ में याद कर लिया है कंप्लीट। और ऐसे ही हम टोटल लक्ष्य बुक है वो कवर करेंगे। इंडियन हिस्ट्री के 48 वीडियो हमने बना लिए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री। जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं, तो उसमें दी हुई है इंडियन हिस्ट्री के बाद में राजस्थान हिस्ट्री। तो आज हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे। बाकी हमारी राजस्थान हिस्ट्री की ये पहली क्लास होगी, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार देखें तो ये भारत और राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है। इसमें हमारे मौलाना अब्दुल कलाम वगैरह ये यहाँ तक टॉपिक हो चुके हैं। आज बारी आती है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताएं, जिसमें हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में कुल 4 ही सभ्यताएं दी हुई है: कालीबंगा, गणेश्वर, बैराठ और आहड़। तो आज हम शुरू करेंगे कालीबंगा सभ्यता से। लक्ष्य बुक में अन्य मैटर भी दिया हुआ है, यानी इसमें तो सभी सभ्यताएं दी हुई है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़। तो पहले हम कालीबंगा सभ्यता की एक कहानी देखते हैं, बस छोटी सी कहानी है, ठीक है ना? उसके माध्यम से हमें हमारे जो भी अवशेष हैं कालीबंगा के, जो भी इसके बारे में दिया हुआ है, वो सब याद हो जाएगा। तो छोटी सी कहानी सुननी है आपको। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में कौन सी सभ्यताएं हैं। तो कालीबंगा हनुमानगढ़, गणेश्वर सीकर, बैराठ भरतपुर और आहड़ उदयपुर। क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था, जिसमें एक सभ्यता तो वो दी गई जो एग्जाम जो सिलेबस से बाहर थी, और माना आंसर उसका वो माना जाएगा जो सिलेबस के अंदर सभ्यता दी हुई है। यानी एक जैसे भी क्वेश्चन, एक जैसे जो आंसर हैं वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी जो मटेरियल है वो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये 4 सभ्यताएं। अब हम स्टार्ट करते हैं कालीबंगा की एक छोटी सी कहानी, ठीक है ना? अब एक लड़की है, ये इस प्रकार से लड़की है, ठीक है ना? इसको क्या पसंद है? काले रंग की चूड़ियां पसंद है। कालीबंगा को हम याद करेंगे काले रंग की चूड़ियां, ठीक है ना? तो काले रंग की चूड़ियां पहनने के लिए ये लड़की घूमते घूमते हुए गई कहीं, और इसने खोज की काले रंग की चूड़ियों की, यानी इसको कहीं काले रंग की चूड़ियां मिल गई और इसने क्या कर दी, खोज करते ही घोषणा कर दी कि मैं तो काले रंग की चूड़ियां पहनूंगी। तो खोज का हम याद करेंगे अरविंद घोष, ठीक है ना? इसने क्या की, खोज करते ही घोषणा कर दी। तो खोज किसने की? अरविंद घोष ने। घोष से हम घोषणा याद रखेंगे कि लड़की ने खोज करते ही घोषणा कर दी कि मैं तो अब लाल पीली कुछ भी नहीं पहनूंगी, मैं तो काले रंग की चूड़ियां पहनूंगी, ठीक है ना? तो खोज की थी अरविंद घोष ने। स्टार्टिंग में लड़की क्या काम करती है? खोज करती है और खोज करते ही घोषणा कर देती है, ठीक है ना? अब कोई चीज मिल जाएगी तो ऐलान ही तो करेगी, तो इसने घोषणा कर दी, यानी अरविंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। फिर बात आती है, ये क्या कहती है घोषणा करते ही, कि मैं तो चाहे किसी भी चीज का उत्खनन कर लो, मैं तो लाल काली कुछ भी नहीं पहनूंगी। तो हम याद करेंगे बीबी लाल और बीके थापर। ये नाम तो सबके याद रहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। तो बीबी लाल के साथ में हमें बीबी बीके थापर भी याद रह जाएगा। तो इसने कहा कि मैं तो ना तो लाल पहनूंगी अभी, ना मैं और रंग की पहनूंगी। तो बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया। दो काम तो इसने ऐसे किए कि इसको चूड़ियां खोज खोज करी चूड़ियों की, ठीक है ना? और मिलते ही काले रंग की चूड़ियां मिल गई और उसके बाद में इसने क्या की, घोषणा की कि मैं तो अभी लाल पीली कुछ भी नहीं पहनूंगी, मैं तो काले रंग की चूड़ियां पहनूंगी, ठीक है ना? अब ये बात तो हो गई इसकी खोज की और उत्खनन की। अब बात करते हैं कि जो काले रंग की चूड़ियां पहनती है वो धर्म को नहीं मानती, ठीक है ना? अब लाल पीली जो भी है ये मतलब धर्म वगैरह को कुछ नहीं मानती। ये बोलती है कि मैं तो काले रंग की पहनूंगी चाहे कितनी भी ऐसू हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा सभ्यता में जो मंदिर नहीं थे, ठीक है ना? यानी इसको थोड़ी काले रंग की चूड़ियां पहन के मंदिर में जाना था, ठीक है ना? तो ऐसे याद कर लेंगे कि ये धर्म को नहीं मानती थी, तो कालीबंगा जो सभ्यता है वहां पे मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। अब हम देखें कि ये काले रंग की चूड़ियां पहनने वाली लड़की कहाँ रहती थी, ठीक है ना? और क्या क्या श्रृंगार करती थी? तो काले रंग की चूड़ियां पहनने वाली लड़की है वो हाथी दांत की कंघी रखती थी, नॉर्मल कंघी नहीं रखती थी। वो बाल बनाती थी, ये इस तरह से बाल बिखरे हुए हैं इसके, ये बाल बनाती थी ना, तो हाथी दांत की कंघी से बनाती थी, ठीक है ना? और क्या करती थी, तिलक भी लगाती थी, यानी स्वास्तिक भी लगाती थी। तो कालीबंगा में हाथी दांत की कंघी भी मिली है और स्वास्तिक के भी हमें पता चलता है, स्वास्तिक का भी, ठीक है? तो
लड़की ने स्वास्तिक लगा लिया, हाथी दाँत से कंघी कर ली। अब ये कहाँ रहती है और क्या करती है घर में अपने? तो ये रहती है एक नगर में, गाँव में नहीं रहती है, ये एक नगर में रहती है। इससे हमें पता चलता है कालीबंगा सभ्यता, नगरीय सभ्यता है, यानी जो शहरी सभ्यता है या फिर नगरीय सभ्यता है। तो ये एक नगर में रहती है और वो नगर है ना, वो 2 प्राचीरों के अंदर, 2 दीवारों के अंदर रहती है ये, यानी 2 प्राचीर हैं इसके घर के चारों तरफ, ठीक है ना? जिस नगर में रहती है उसके चारों तरफ 2 प्राचीर बने हुए हैं, यानी 2 दीवारों के अंदर ये लड़की रहती है, ठीक है ना? जिसकी छत है वो कच्ची है, जिस मकान में ये रहती है, उसकी छत तो कच्ची है, लेकिन जो फर्श होता है ना, उसको वो एकदम मांडनी वगैरह बना के रखती है, यानी अलंकृत फर्श के अंदर रहती है, अलंकृत फर्श बना के रहती है, यानी एकदम रंगोली-वंगोली बना के अच्छी तरह से रहती है, छत चाहे फूटी भी हो, ठीक है ना? तो कालीबंगा सभ्यता की छत तो कच्ची है लेकिन उनके फर्श है वो अलंकृत है। अब ये क्या करती है कि घर-घर में तो 2 प्राचीर में तो काम नहीं चलेगा, इसको कहाँ जाना पड़ेगा? खेत में जाना पड़ेगा। ये बेचारी खेत में जाती है, तो खेत में जाने से पहले क्या करेगी? खेत में जाने से पहले कुछ सामान भी ले जाएगी, जो खेत वाला काम कर रहा है उसके लिए खाना भी ले जाएगी, तो खाना ले जाने के लिए क्या करेगी? इसके घर में है सामूहिक तंदूर, यानी सब लोग क्या करते हैं सामूहिक तंदूर रखते हैं, यानी सभी लोग एक साथ में जैसे मान लें सभी लोग हैं वो साथ में चूल्हे का उपयोग करते हैं, ठीक है ना? तो ये वहाँ पे सामूहिक तंदूर पे जाके और बेलन से खाना बनाती है, ठीक है ना? अब हमें पता है कि रोटियाँ हैं वो बेलन से ही बनती है, तो इससे हमें ये याद नहीं रखना कि हाँ, ये बेलन से तो रोटियाँ ही बनती है, इसका क्या बताना। लेकिन इसमें हमें याद रखना है कि बेलनाकार मोहरें मिली है कालीबंगा सभ्यता से और सामूहिक तंदूर के अवशेष मिले हैं कालीबंगा सभ्यता के, ठीक है ना? फिर ये क्या करती है कि रोटियाँ तो बना ली, जो बेलनाकार मोहरें हैं उनसे बना ली, या फिर बेलन से बना ली। अब क्या करती है कि ये कुछ साथ में सब्ज़ी वगैरह भी तो चाहिए, तो ये सिलबट्टे पर क्या करती है खाना बनाती है, सिलबट्टे पे सब्ज़ी वगैरह बना लेती है। सिलबट्टा जो मिर्ची वगैरह बनाने का होता है उसमें, ठीक है ना? तो सिलबट्टा है वो भी कालीबंगा सभ्यता में हमें मिलता है। फिर ये बेचारा इसने घर का काम तो कंप्लीट कर लिया, खाना-वाना बना लिया सारा, ठीक है ना? अब इसको जाना है खेत में। खेत में जो है वो जुताई करने के लिए जाना है, ठीक है ना? तो खेत में ये रोटी लेके जाती है, ठीक है? तो रास्ते में क्या है लकड़ी की नालियाँ जाती है, उनको पार करते हुए जाती है ये, ठीक है ना? तो खेत में पहुँचती है। तो ये इनका खेत है ऐसे, ठीक है ना? ये इनका खेत है और कैसे जोता गया है, इसको समकोण के आधार पे यानी सीधी रेखा और फिर आड़ी रेखा, यानी समकोणीय जो ग्रिड पैटर्न है, इसको कहते हैं हम ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न पे इसके खेत की जुताई हो रही है, ठीक है ना? और यहाँ पे जो फसल उगाई गई है, वो उगाई गई है गेहूँ और जौ। तो इससे हम याद करेंगे कि जो कालीबंगा सभ्यता के जो खेत थे, वो ग्रिड पैटर्न पे थे और इसमें 2 फसलें थी गेहूँ और जौ। वैसे हम देखते हैं कि गेहूँ और जौ देखने में एक जैसी लगती है, तो गेहूँ और जौ, ठीक है ना? 2 फसलें थी। अब हमें पता है कि ये खेत में आती है तो कलश लेके आती है साथ में, ठीक है ना? पानी भी लेना, खाने के साथ में पानी भी तो ले जाते हैं। तो ये साथ में कलश लेके जाती है। एक साथ में इसके कुत्ता घूम रहा होता है, तो वो कुत्ते को लेके जाती है, ठीक है ना? तो कुत्ता और कलश लेके जाती है और खेत में जाके देखती है तो क्या कर रहा है, जुताई किससे हो रही है? ऊँट से हो रही है और बैल से हो रही है, ठीक है ना? अब इसके जो घरवाले हैं वो बैल और ऊँट से क्या कर रहे हैं? ग्रिड पैटर्न से खेत जोत रहे हैं यानी गेहूँ और जौ बो रहे हैं। इसने खेत में आके देखा कि कुत्ता, बैल, कलश और ऊँट इनके अवशेष मिलते हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से, ग्रिड पैटर्न पे खेत मिलता है। गेहूँ और जौ जो है वो 2 फसलें मिलती है। अब क्या होता है कि ये तो बेचारी खेत में आ गई, अब अचानक क्या आ जाता है भूकंप आ जाता है। कालीबंगा सभ्यता में क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है यानी काले रंग की जो चूड़ियाँ पहन के लेडी खेत में आई थी, वो खेत में पहुँचती है तो देखती है कि बैल और ऊँट से है वो खेत बोया जा रहा है, ग्रिड पैटर्न पे बोया जा रहा है और साथ में कुत्ता और कलश लेके भी आती है। ठीक है ना? वैसे हम देखते भी हैं कि कोई रोटी लेके जा रही है, उसके पीछे-पीछे कुत्ता जा रहा है, ऐसी बातें तो हमें पता ही है। ठीक है ना? तो अचानक क्या आ जाता है भूकंप आ जाता है। भूकंप आएगा तो क्या होगा? ठीक है ना? भूकंप आएगा तो उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र हो जाते हैं, क्योंकि उसने सिर पे क्या ले रखा था, हाथ में सिर पे कलश ले रखा था, हाथ में लोटी ले रखी थी, ठीक है ना? तो इसके सिर में क्या हो जाते हैं 6 छिद्र हो जाते हैं, 6 छिद्र हो जाते हैं इसके सिर में, ठीक है ना? फिर क्या होता है, अब मरने के बाद में तो शव को दफनाया जाता है, ठीक है ना? तो एक तो इसका क्या हो गया खेत में काम करने वाला हो गया, आदमी हो गया, एक ये खुद हो गई। अब दोनों को साथ में ही दफना दिया जाता है, यानी युगल शव का मतलब 2 शव साथ में और साथ में एक कलश। अब वो कलश सिर में बैठा था, 6 छिद्र किए थे उसमें, उसको भी तो साथ में ही रखा जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के अवशेष मिलते हैं सबसे पहले और युगल शव मिलते हैं, ठीक है ना? यानी 2 जो है वो युगल साथ में दफनाए गए दिखाई देते हैं और जो शव होता है, उसमें कब्र में कलश भी दिखाई देता है, ठीक है ना? और जो शल्य चिकित्सा का पता भी चलता है कि कालीबंगा में शल्य चिकित्सा जैसा हुआ था और वो शल्य चिकित्सा इससे पता चलती है कि यहाँ पे 6 छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है
कालीबंगा सभ्यता में, जिसको हमने याद कर लिया कि 6 छिद्र हो गए थे काले रंग की चूड़ियाँ पहनने वाले के सिर में, ठीक है ना? और ये कब्र है वो कैसी मिलती है? अंडाकार कब्र मिलती है। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो कालीबंगा सभ्यता पूरी याद हो गई, ये मान लो आप, ठीक है ना? दोबारा इसको रिवाइज़ करें, तो एक लड़की थी, उसके दिमाग में आया तो मैं तो काले रंग की चूड़ियाँ पहनूँगी, तो काले रंग की चूड़ियों की इसने खोज की, खोज करते ही घोषणा कर दी यानी अरविंद घोष घोषणा कर दी खोज करते ही कि मैं तो क्या है काले रंग की चूड़ियाँ पहनूँगी, चाहे कौन-सी भी खोज लो, कैसा भी उत्खनन कर लो, मैं लाल-पीली कुछ भी नहीं पहनूँगी। तो उत्खनन किया बीबी लाल और बीके थापर ने और जो काले रंग की चूड़ियाँ पहनती है वो मंदिर वगैरह को तो मानेगी ही नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। और ये कैसी रहती है? दोहरी प्राचीर में रहती है यानी 2 दीवारों वाले घर में रहती है, ठीक है ना? जिसकी छत तो कच्ची है लेकिन इसने फर्श को अलंकृत कर रखा है। यहाँ पे ये खाना वगैरह बनाती है तो सामूहिक जो तंदूर है उसपे खाना बनाती है, ठीक है ना? बेलनाकार मोहर से रोटी बनाती है और सिलबट्टे पे सब्जी वगैरह बनाती है। अब ये खाना और पानी लेके पानी कलश में ले जाती है और एक कुत्ते को लेके चल पड़ती है खेत में, ठीक है ना? खेत में जाके देखती है तो वो घरवाला है वो बैल और ऊँट से जुताई कर रहा है और ग्रिड पैटर्न पे खेत जोत रहा है, ठीक है ना? और जो बो रहा है वो बुआई में गेहूँ और जौ है, ठीक है ना? अब लास्ट में क्या होता है दोनों काम पे लगे होते हैं खेत में और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप आने के बाद में इनको दफनाया जाता है दोनों को साथ में यानी युगल शव कालीबंगा से मिलते हैं। युगल शव के साथ में कलश भी मिलता है तो कलश है वो खोपड़ी में 6 छेद कर देता है इसके, ठीक है ना? तो 6 छिद्र युक्त मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क युक्त 6 छिद्र युक्त मस्तिष्क भी खोपड़ी में मिलती है कालीबंगा सभ्यता से और जो इनकी कब्र बनाई जाती है वो अंडाकार कब्र बनाई जाती है। अब ये तो हमने याद कर ली कहानी। अब देखते हैं कि जो लक्ष्य बुक है उसमें हम पढ़ते हैं कि क्या-क्या दिया हुआ है। स्टार्ट करें हमारा चैप्टर कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पे 2350 पूर्व से 1750 ईस्वी माना जाता है। यानी कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके आधार पे कालीबंगा सभ्यता की हम उत्पत्ति देखें तो 2350 से 1750 2350 से 1750 या तो इसको ऐसे याद करो कि 2, 3, 5 और 1, 7, 5 या फिर ऐसे याद कर लो कि 235 और 175 या फिर अच्छे से हमें रटना है, तो वो 2350 और 1750 के बीच का काल। तो पुरातात्विक स्थल का ज्ञान सर्वप्रथम प्रसिद्ध भाषाशास्त्री एलपी टोशीटोरी को हुआ था। यानी इस पुरातात्विक स्थल का जो ज्ञान हुआ था, वो भाषाशास्त्री था एलपी टेशीटोरी को। ये सबसे पहले ज्ञान हुआ था। पहली बार सन 1952 में अमलानंद घोष ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पहचाना। यानी खोज करने वाले 1952 में कौन थे? अमलानंद घोष थे। तो हमने ये ट्रिक से याद कर लिया, दोबारा दोहराने की ज़रूरत थोड़ी है। तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पहचाना था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही जो है वो हिस्सा है। इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर द्वारा 61 से 69 में किया गया था। 1952 में खोजा गया, 1952 में खोज की गई अमलानंद घोष द्वारा। 1961 से 69 के बीच में इसका उत्खनन किया गया था। यह स्थल प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में है, जो हनुमानगढ़ से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर हम इस मैप से देखें तो ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है। जैसे यहाँ पे ये इस प्रकार से हनुमानगढ़ और इस प्रकार से गंगानगर, ठीक है ना? और यहाँ से इस प्रकार से हमारी घग्गर या फिर प्राचीनतम सरस्वती नदी है वो जाती है और इसके बाएं तरफ ये कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। यानी घग्गर इस प्रकार से ऊपर से जा रही है, ठीक है ना? और बाएं तरफ कालीबंगा सभ्यता का यहाँ पे हनुमानगढ़ में उत्खनन किया गया और जो कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन नाम को हम कैसे याद करें कि ये कांस्ययुगीन है? तो कालीबंगा कैसे कालीबंगा और कैसे कांस्ययुगीन। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया। पहला टीला छोटा अपेक्षाकृत ऊंचा, जो पश्चिमी दिशा की तरफ है और दूसरा पूर्व दिशा की अपेक्षाकृत बड़ा और नीचा। दोनों टीले सुरक्षात्मक प्राचार से घिरे हुए हैं। टीलों के 5 स्तर के उत्खनन से प्राप्त सामग्री का अध्ययन 2 कालों पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन में किया गया। सबसे निचले सत्रों में प्राप्त सामग्री से यहाँ पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता, प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए और ऊपरी 3 स्तरों से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए जो 2350 ईस्वी पूर्व के विकसित हुई थी। संभवतः ऊपरी 3 स्तरों का पुनर्निर्माण हुआ। इनको हम देखें, इनको हम इस प्रकार से समझें कि 2 टिल्ले हैं यहाँ पे, ठीक है ना? एक का उत्खनन इसका किया गया और दूसरे का उत्खनन इसका किया गया। अब इस बुक में ये दिया हुआ है कि जो पहला टीला है वो पश्चिम की तरफ है और ये क्या है? पूर्व की तरफ है। एक पश्चिम में और दूसरा पूर्व में, तो ये पश्चिम में है और ये पूर्व में है, ठीक है ना? अब जो पहला है पश्चिम वाला, वो छोटा तो है लेकिन वो ऊँचाई में ज़्यादा है, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से हम इसको ऊँचाई में ज़्यादा मान लेते हैं कि ये ऊँचाई में ज़्यादा है। जबकि जो पूर्व वाला है दूसरा, वो नीचा है लेकिन क्या है? बड़ा है।
तो ये तो इसका आकार हो गया कि एक पश्चिम टीला है और दूसरा पूर्व टीला है। पहला है वो छोटा है लेकिन ऊँचाई में ज़्यादा है, दूसरा है वो बड़ा है लेकिन क्या है, नीचा है। तो ये तो बात हो गई इनकी। अब हम बात करते हैं कि 5 स्तरों पे कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। 5 स्तरों पे कैसे? जैसे हम बात करें कि इस प्रकार से ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 ये एक टिल्ले को 5 स्तरों में विभाजित किया, जिसमें जो 3 हैं नीचे वाले, वो कैसे हैं? हड़प्पा से पहले के हैं। हड़प्पा से पहले के अवशेष इसमें मिले हैं, जो नीचे वाले 3 हैं, जिसे हम पूर्व हड़प्पाकालीन कहते हैं और जो ऊपरी स्तर वाली 2 परतें हैं, वो हैं हड़प्पाकालीन। इसमें हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं और जो 3 निचले स्तर वाले हैं, वो हड़प्पा काल से पूर्व के अवशेष वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जिन्हें पूर्व हड़प्पाकालीन कहते हैं और ऊपर वाली 2 स्तरों को हम हड़प्पाकालीन कहते हैं। तो ऐसे ही पूर्व टीले का भी उत्खनन किया गया 5 स्तरों में। इसमें भी वही बात निकलते हैं शुरुआत के यानी नीचे वाले 3 स्तरों की जो प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता कहलाई। इसमें क्या है? इसमें छोटे टीले के उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती एक सुरक्षात्मक प्रकोष्ठ द्वारा सुरक्षित की गई थी। यानी जो पूर्व पश्चिम वाला है, जो जो प्राक हड़प्पाकालीन है यानी निचला स्तर तीनों स्तर हैं, उसमें जो अवशेष मिले हैं, उसमें एक सुरक्षात्मक प्राचीर मिले हैं उस टीले में, जो लगभग 250 मीटर लंबी और 180 मीटर चौड़ी। इस दीवार के निर्माण में 40 या फिर 30-20-10 ठीक है ना, के आकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो 30, 30 से कम, 10 कम 20 और 20 से 10 कम 10 ठीक है ना। तो ये इसका ईंटों का क्रम। स्नानागार एवं कुओं के निर्माण में पक्की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। यहाँ विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम व प्रथम प्रमाण है। खेत की जुताई आड़ी तिरछी ग्रिड पैटर्न पर की गई, जो हमने देख लिया। जुताई पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर की गई, यानी ऐसे समकोण ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ग्रिड पैटर्न जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ लोग एक ही खेत में एक बार में 2 फसल संभवतः गेहूं और जौ उगाना जानते हैं। ये बात हम प्राक हड़प्पा की कर रहे हैं, यानी हड़प्पा से पूर्व के अवशेष हैं खेत वाले, ठीक है ना। तो इस छोटे टीले की खुदाई में प्राक हड़प्पा सभ्यता के 2 स्तरों का पता चलता है। छोटे टीले के उत्खनन में लाल व गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृद भांड, टोंटीदार संकड़े मुंह के घड़े, घिया पत्थर, तांबे और तांबड़े पत्थर से बने मनके, पहिए, बैल की खंडित मूर्ति, कड़े, हड्डियों से बने सलाइयां, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे की परसू कुल्हाड़ी आदि मिलते हैं। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष केवल कालीबंगा से ही मिले, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है लकड़ी को कुरेद कर, यानी लकड़ी की नाली बनाई गई है कालीबंगा में। इनके हम चित्र देख लेते हैं तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आगे और कौन से अवशेष हैं? यशस्व, जास्पर, कांसा के औजार, शैलखड़ी, सुलेमानी पत्थर, कांसली मिट्टी, चकमक पत्थर के फलक, लाजवर्द, नीलवद्र मणि और लेपिस लाजुली। इसका नाम लेपिस लाजुली भी आता है एग्जाम में। मनके, तांबे के मनके, पासे की गोटियां, हड़प्पा लिपि लिपि युक्त मुद्राएं, तांबड़ा पत्थर, पकी हुई मिट्टी व शंख की चूड़ियां, इनको हम देखते हैं। ये अवशेष के चित्र हैं जिसमें ये बैलगाड़ी है, ठीक है ना। ये कालीबंगा के नगर का चित्र है इस प्रकार से। ये यहाँ पे जो है वो संकरे मुँह वाला जो कलश रखा हुआ है। ये यहाँ पे अस्थि पंजर पड़ा हुआ है। यानी हमने जब शव देखे थे कि शवाधान करते हैं इसमें कब्र में, तो इसके पास में कलश रखते हैं, ठीक है ना? और ये यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, ये औज़ार दिए हुए हैं कुछ। ये चित्र कालीबंगा संग्रहालय का है, जिसमें ये अवशेष रखे हुए हैं। तो इसमें बेलनाकार मोहर हैं जैसे, ठीक है ना? तो ये पत्थर हैं। ये जो कुत्ते की आकृतियाँ मिली हैं, जैसे ये है, ठीक है ना? ये सभी कालीबंगा संग्रहालय में वो संजो के रखे हुए हैं। ये इस प्रकार से ये कब्र की फ़ोटो है। ये यहाँ पे कलश वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है ना? अब ये इतनी चीज़ें तो थी पूर्व कालीबंगा की, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं हड़प्पाकालीन संस्कृति के क्या मिले हैं इसमें। तो कालीबंगा की खुदाई में दोनों टीलों के ऊपरी 3 स्तरों में हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों की तरह ही कालीबंगा में भी इस सभ्यता के 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहते हैं, यानी जो हमने पश्चिम वाला देखा था जो ऊंचा था लेकिन छोटा था, वो गढ़ी क्षेत्र है यानी दुर्ग क्षेत्र है। और बड़े अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो काले रंग की चूड़ियां पहनने वाली रहती थी वो नगर क्षेत्र में रहती थी और जो पश्चिम वाला टीला था वो गढ़ी क्षेत्र यानी दुर्ग में आता था। टीलों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार प्रकोटे से सुरक्षित किया गया। दुर्ग को प्राक हड़प्पन स्थल के ऊपर ही बसाया गया था। कालीबंगा से के उत्खनन से सिद्ध हुआ कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पर नगर निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी 7.2 मीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर समांतर रेखा में,
और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी खेत और नगर, जो नगर बसाया गया था वो भी समकोण पे था और जो खेती की जाती थी वो भी ग्रिड पैटर्न यानी समकोण पे की जाती थी। यहाँ की खुदाई में पश्चिमी टीले पर मिट्टी के बने चौकोर आधार पर गढ़ यानी दुर्ग के अवशेष भी मिलते हैं। यानी पश्चिमी टीले पे दुर्ग अवस्थित था और पूर्व वाले पे, निचले पे क्या था, नगर स्थित था। कालीबंगा में मकानों से गंदे पानी के निकास हेतु लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों और मिट्टी से, यानी हमने याद किया था कि कच्ची मिट्टी से जो कच्ची छतें होती थी, ठीक है ना? और अलंकृत फर्श होते थे, तो कच्ची छत किससे बनाई जाएँगी? या लकड़ी की बल्लियों से बनाई जाएँगी और साथ में मिट्टी भी डाली जाएगी। कालीबंगा से प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान थे। तंदूरों की प्रथा इस सभ्यता का संबंध ईरान और पश्चिमी एशिया से होने का द्योतक है। यानी जो तंदूरों की प्रथा हम देखें, वो ईरान और पश्चिमी एशिया की है। खाद्य सामग्रियों में फल, फूल, दूध, दही, जौ, गेहूँ और मांस आदि का प्रयोग होता था। यानी फल, फूल साथ में हो गए, दूध, दही साथ में याद कर लिया और जौ, गेहूँ साथ में याद हो गए। कालीबंगा के निवासियों की 3 प्रकार की समाधियाँ यानी 3 प्रकार की कब्रें मिलती हैं, ठीक है ना? अलग-अलग वैरायटी मिलती है 3 प्रकार की। शवों को अंडाकार खड्डे में उत्तर की ओर सिर रखकर मृत्यु संबंधी उपकरणों के साथ गाड़ते थे। यहाँ मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। यहाँ पे मातृशक्ति या फिर मंदिर किसी के भी अवशेष नहीं मिले हैं, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया है कि कैसी भावना थी और किस देवता के प्रति ये आकर्षित थे। यहाँ की लिपि दाएँ से बाएँ लिखी प्रेरित होती है। आर्थिक जीवन की हम बात करें तो भेड़-बकरी, गाय, भैंस, बैल, भैंसा, सूअर आदि पशुओं को पालते थे। कालीबंगा के निवासी ऊँट भी पालते थे क्योंकि ऊँट के अवशेष मिले हैं यहाँ से, ठीक है ना? कुत्ता भी उनका पालतू जीव था। गेहूँ और जौ की खेती करते। कालीबंगा से मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके और तांबा भेजा जाता था। अब हम ऊँट ऊँट पालते हैं, ठीक है ना? कुत्ता पालते हैं तो उसके साथ में भेड़-बकरी, गाय, भैंस, बैल, भैंसा, सूअर सभी आ गए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की समृद्धि का प्रमुख कारण व्यापार वाणिज्य था। ये स्थल जल दोनों मार्गों से होता था। लोथल गुजरात इस सभ्यता में तत्कालीन युग का एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र था। यानी उस टाइम का लोथल गुजरात है वो एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र माना गया। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरण बर्तन आभूषण बनाने में होता था। उद्योग पर्याप्त विकसित थे। कुंभकार का मृदभांड उद्योग विकसित था। ये विभिन्न प्रकार के मृदभांड चाक पर बनाता था, जिन्हें भट्टियों में अच्छी तरह पकाया जाता था। हम देखते हैं कि जो भी चित्र मिला है वो मिट्टी के बने हुए मिले हैं। उत्खनन में विभिन्न प्रकार की मोहरें, मूर्तियां, चूड़ियां, मनके, औजार आदि से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन कालीबंगा समाज में शिल्पकला का उचित स्थान रहा। सोना, चांदी, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, शंख के आभूषणों का निर्माण किया जाता था। स्त्रियां कानों में कर्णाभरण और कर्णफूल, बालियाँ पहनती थी और बालों में पिन का प्रयोग भी करती थी। गले में मनकों के हार भी धारण करती थी। यहाँ प्राप्त बेलनाकार मुद्राओं पर मेसोपोटामिया सभ्यता, इराक का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कालीबंगा निवासी प्रसाधन प्रेमी थे, ठीक है ना? इससे हमें एक टॉपिक ये भी निकल के आता है, एक पॉइंट कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो मुद्राएँ हैं, उनका प्रभाव हमें कौन-सी सभ्यता में मिलता है, तो वो कालीबंगा में मिलता है, जो बेलनाकार मुद्राओं में दिखाई देता है। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा में प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना कर दी गई। पाकिस्तान में कोटदीजी स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफ़ी मिलते हैं। यानी जो पाकिस्तान में कोटदीजी है, वहाँ पे भी कालीबंगा सभ्यता से मिलते-जुलते अवशेष हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? तो संभवतः भूकंप या भूगर्भीय व जलवायु परिवर्तन के कारण इस समुद्र समृद्ध नगरीय सभ्यता केंद्रों का विनाश है वो हो गया था। तो हमने कालीबंगा सभ्यता में तो भूकंप के अवशेष मिले। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम आगे वाली सभ्यता तैयार करेंगे। जय हिंद।